जो व्यक्ति हार कर फिर से जीतने की हिम्मत जुटा पाता है वही व्यक्ति इस दुनिया में अपना नाम कमा पाता है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुरभि तिवारी और ये आज इतना अच्छा सा थॉट इसलिए क्योंकि समय समय पर अगर हमें कुछ ऐसा मोटिवेशन मिलता रहे और अगर कहीं पर भी हम ऐसा फील कर रहे होते हैं कि हार हमें हो गई है और फिर से मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, तो उन सभी के लिए। तो बच्चों, मेरा नाम तो आप जान ही चुके हैं कि मेरा नाम है सुरभि तिवारी, जो कि आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, विद्युत, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, और इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी सॉल्यूशन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इन सॉल्यूशंस के साथ में आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो जाते हैं, या तो ये डायरेक्ट आ जाएंगे या फिर आपको इससे रिलेटेड कोई और मतलब इसी टाइप का कोई और भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हमने इस चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ा है। इस चैप्टर के जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे, मतलब कि चैप्टर के अंदर के क्वेश्चंस, वो सब कुछ हम हमारे पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज़रूर देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio R by R dash is what? अब देखिए, सबसे पहले एक एक लाइन से हम चलते हैं। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, एक रेजिस्टेंस वायर था जिसका रेजिस्टेंस है R। इसे हमने 5 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया, ठीक है, 5 इक्वल पार्ट्स। तो अब अगर ये जो 5 पार्ट्स में ये रेजिस्टेंस का टुकड़ा टूटा होगा, ठीक है, ये एक था वायर जिसको आपने 3 वायर्स, 4-5 वायर्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो पांचों की वैल्यू कितनी होगी? R by 5, R by 5, R by 5 एंड R by 5, ठीक है। These parts are then connected in parallel. अब हमने इन पांचों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ये पांचों पैरेलल में कनेक्ट हो गए। तो उन्होंने ये बोला है कि इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डैश, मतलब कि जब आप इन सबका टोटल निकालोगे तो वो अगर R डैश है तो R बाय R डैश की वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करके बतानी है। तो चलो सबसे पहले तो हम इनको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय R डैश। R डैश मैंने इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, नहीं तो हम क्या ले सकते हैं? R टोटल या फिर R इक्विवेलेंट, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा R बाय 5 प्लस R बाय 5 प्लस R बाय 5 प्लस R बाय 5 एंड प्लस R बाय 5, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे क्या? नहीं, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। हमें क्या करना पड़ेगा? इसे 1/R बाय 5 प्लस 1/R बाय 5, क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल में अगर ये होते हैं तो हम हर रेजिस्टर का रेसिप्रोकल लेकर के उसे इस तरह से जोड़ते हैं। तो सबके R5 जो है वो ऊपर चले जाएंगे और R कॉमन बचेगा। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस एक और 1 2 3 4 और ये एक और, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 25/R। तो R डैश की वैल्यू कितनी होगी? 1/R डैश की वैल्यू अगर 25/R है तो ये हो जाएगी R बाय 25। क्लियर है? अब उन्होंने बोला है कि आप बताइए R बाय R डैश की वैल्यू क्या होगी। तो R बाय R डैश की वैल्यू निकालनी है, तो R डिवाइडेड बाय R डैश। अब R डैश की वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पे, कितनी है? R डिवाइडेड बाय 25। R से R कैंसिल और आंसर कितना आना चाहिए आपका? 25। तो ऑप्शन क्या होगा? 25। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। इनमें से कौन इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता? तो हम इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला जानते हैं, P इक्वल्स टू VI, जिसको हम लिख सकते हैं I²R भी, क्योंकि मैं V की जगह अगर IR पुट कर दूँ तो, या फिर मैं क्या करूँ, अगर मैंने V की जगह पर IR पुट किया तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, और अगर I की जगह V बाय R पुट किया तो V² बाय R बन जाता है। तो I²R सही है, V²R सही है, I² की पावर R की पावर 2 जो है वो गलत है। तो इसलिए ऑप्शन हमसे ये पूछा हुआ है कि कौन पावर का फॉर्मूला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Electric bulb is rated to 20 volt and 100 watt. When it is operated on 110 volt, the power consumed will be. अब यहाँ पर हमें पावर कंज्यूम्ड निकालनी है। देखिए इलेक्ट्रिकल बल्ब की
वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट, ठीक है। पावर कितना है 100 वॉट, ठीक है। अब आपको ये बोला है कि जब इसे आप 110 वोल्ट पर ऑपरेट कर रहे हो तो पावर कंजम्पशन कितना होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिकल बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा ही सेम होगा, क्योंकि मटेरियल या फिर जो आपने जिससे उसे बनाया हुआ है वो तो वही का वही रहेगा। तो हम एक काम करते हैं कि इस फॉर्मूले की मदद से रेजिस्टेंस की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो हमें पता है कि P इक्वल्स टू क्या होता है V²/R होता है ना। तो पावर आपको दी हुई है कितनी 100, ठीक है। एंड V² की जगह हम 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R कर दें। इसे हम लिख सकते हैं R इक्वल्स टू 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय P। तो P की वैल्यू कितनी है 100। तो 100 से 100 आप मतलब ये 0 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, 484 है ना। तो 484 ओम्स जो है ये आपका रेजिस्टेंस आएगा। अब आपसे ये बोला है कि अगर 110 वोल्ट पावर है, 110 वोल्ट पावर है तो पावर वोल्टेज है तो पावर निकाल के बताइए। तो हम जानते हैं कि पावर इक्वल्स टू V²/R होता है। तो R की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये 10110 एंड 484। क्लियर है, इसे सॉल्व कर लीजिए तो कितना होगा तो आपकी जो पावर आएगी वो कितने आएगी 25, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर हो गया बच्चों। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो आप सोचोगे कि मैम ऐसे ही एमसीक्यू सॉल्व करने तो बहुत टाइम लग जाएगा। एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप आराम से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। अब आपको ये बताना है कि कितना हीट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो दो कंडक्टिंग वायर्स हैं आपके पास सेम मटेरियल के, जिनकी लेंथ भी इक्वल है, ठीक है, और डायमीटर भी इक्वल है। लेंथ और डायमीटर बिल्कुल सेम है दो कंडक्टिंग वायर्स का, ठीक है। पहले और मटेरियल भी सेम है। सबसे पहले आपने उनको सीरीज में कनेक्ट किया और फिर पैरेलल में कनेक्ट किया। तो आपको ये बताना है कि हीट प्रोड्यूस कितनी हो रही है सीरीज में और पैरेलल में। अब देखिए, जब आपने उनको सीरीज में कनेक्ट किया होगा तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2/R, है ना। और जब आपने उन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया होगा तब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों। तो हमें क्या लेना पड़ेगा टोटल रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा 1/R प्लस 1/R इक्वल्स टू RP, ठीक है। RP इक्वल्स टू क्या होगा, ये हो जाएगा आपका R एंड 2R दैट इज R/2, ठीक है। इस तरह से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो R/2 जो है आपका आंसर आएगा। क्लियर है। तो अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि हीट प्रोड्यूस्ड बताइए कि जब आपने रेशो उनका सीरीज और पैरेलल में किया। अब मान लीजिए कि हमने जो पोटेंशियल अप्लाई किया वो था V, ठीक है। तो पहले केस में हमारा जो हीट प्रोडक्शन V²/R हम ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो V²/R है। दूसरे वाले केस में R की जगह आप क्या पुट करोगे 2R पर करोगे, क्योंकि R की वैल्यू कितनी है 2R। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, R की जगह आपको R/2 पुट करना पड़ेगा। अब आप दोनों का रेशियो लो, रेशियो मतलब कि दोनों को डिवाइड करना है आपको, 2R इंटू 2V²/R, ठीक है। तो V से V कैंसिल, R से R कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1:4। तो 1:4 देखिए, यहाँ से 1 बच रहा है डिवाइडेड बाय 4। तो क्या रेशियो है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का 1:4। अब आप यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन अगर है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे, मैं आपको इसे क्लियर कर दूंगी। यहाँ मैंने दोनों की ही वैल्यू R क्यों ली है, क्योंकि जो दोनों वायर्स थे वो बिल्कुल सेम है। रेजिस्टेंस मतलब कि अगर रेजिस्टिविटी सेम है, मटेरियल सेम है, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी सेम होगी, लेंथ भी सेम है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, इसलिए हमने दोनों का रेजिस्टेंस R माना।
आगे चलेंगे। हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अगर मुझे 2 पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज निकालना होता है तो हमें वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करना चाहिए। तो जब हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था तो हमने आपको एक चीज बताई थी कि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है और एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। क्यों कनेक्ट किया जाता है? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू डिफ्लेक्ट नहीं करती, तो आपको बिल्कुल सेम वैल्यू मिलेगी। जिस भी चीज के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है उसके साथ आप इसको पैरेलल में कनेक्ट करो, तो जितना वोल्टेज उसमें जाएगा उतना ही रीडिंग आपको वोल्टेज की दे देगा। और सीरीज में एमीटर को क्यों कनेक्ट किया जाता है? क्योंकि करंट जो है वो सीरीज में सेम होता है। तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक ऐसा सर्किट है, ठीक है, जिसमें ये बल्ब लगा हुआ है। अब मैं चाहती हूं कि इसमें मुझे वोल्टेज की वैल्यू पता चल जाए, तो मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज लगाना है, तो मैं इसके साथ पैरेलली एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दूंगा कर दूंगी, तो जिससे मुझे पता चलेगा कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है। और अगर मुझे इसके अक्रॉस करंट निकालना है तो क्योंकि सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है, तो इसलिए मैं इसके साथ में सीरीज में एक एमीटर कनेक्ट करूंगी। तो वोल्ट मीटर को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच में जो भी डिवाइस लगा हुआ है या किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है तो आप वोल्ट मीटर लगाते हैं। अब आ जाते हैं आगे। अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी 1.6 into 10 to the power -8 मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ohm। आपसे यहां पर पहले पूछा हुआ है लेंथ क्या होगी। नेक्स्ट इज हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अब दूसरी चीज उन्होंने ये बोली है कि अगर मैं डायमीटर को दुगना कर दूं, ठीक है, जो भी डायमीटर है उसको डबल कर दूं, तो फिर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको आइडेंटिफाई करके बतानी है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन। अब चलिए सबसे पहले तो जो चीजें हमें दी हुई है वो हम सब कुछ लिख लेते हैं। डायमीटर दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर, क्लियर है। रेजिस्टिविटी दी हुई है आपको 1.6 into 10 to the power -8 और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम। अब हमें पता है कि अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो R इक्वल्स टू ρl/a हम यहां से कर सकते हैं, ठीक है। अब ए डायमीटर है 0.5 mm, तो एरिया कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं, है ना। इस इक्वेशन में जो चीजों की कमी है उन्हें निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? जब भी किसी की डायमीटर की बात होती है कंडक्टिंग वायर के, दैट मीन्स कि आप इस एरिया की बात करते हो, ठीक है। तो सर्किल का एरिया के लिए आप पाई आर स्क्वायर यूज करते हो। आर क्या है? रेडियस। तो पाई आर स्क्वायर के लिए आर की वैल्यू कितनी होगी? 0.5। सबसे पहले तो हम क्या करें, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। तो मिली को सेंटी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय आप कितना करोगे, या हम एक काम करें तो डायरेक्टली आप इसे हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लें। अब क्यों हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ SI यूनिट में होना चाहिए, ठीक है। तो R निकालने के लिए सबसे पहले तो 0.5 कर लीजिए आप, ठीक है। 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कितना करोगे? 1000, ठीक है। तो चलो इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो कितनी पावर हो जाएगी? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.5, ठीक है। 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4, ठीक है, 10 to the power -4 मीटर। क्लियर है। तो ये हमारा एक आंसर आ गया, ठीक। किस चीज़ का? रेजिस्टेंस का। अब यहाँ से हम एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई इंटू 2.5 इंटू 10 to the power -4 का स्क्वायर। क्लियर है। तो हम पहले तो इस पावर को सॉल्व कर लेते हैं। तो एरिया क्या आ जाएगा हमारा? एरिया आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power -4 की पावर 2। तो कितना हो जाएगा ये? तो जब भी जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में होगी, इस केस में ब्रैकेट के बाहर है तो ये 4 2 जा 8 होगी, तो 10 to the power -8। 2.5 का स्क्वायर मैंने क्या लिखा हुआ है? 25 इंटू 25, ठीक है। अभी कुछ देर के लिए आप एक काम करें, जब इसको और बेहतर तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, अब ये इसलिए मैं सिखा रही हूँ ताकि क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये हो जाएगा 625, ठीक है। दैट मीन्स
6.25 इंटू 10 टू द पावर -8 हमारा एरिया आ गया है। क्लियर है ना, इंटू पाई। पाई हमने अभी पाई की कोई भी वैल्यू नहीं रखी हुई है, पाई को हम जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। तो अब हम यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना होगा, R इक्वल्स टू, R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 ओम, ठीक है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय L एंड डिवाइडेड बाय A। अभी मैं इसको लिखती हूँ, ठीक है। अब ये अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो मैं इसको यहाँ से करूँगी रफ और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हमें क्योंकि L की वैल्यू निकालनी है इसलिए मैं यहाँ से 10 मल्टीप्लाइड बाय A करूंगी एंड डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 करूंगी, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, A लिखेंगे। अब इस A की वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू पाई, क्लियर है, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है। यही हमारा सही आंसर है या नहीं है, ठीक है, यही है। अब ये 10 टू द पावर -8 से ये 10 टू द पावर -8 में यहाँ पर कैंसिल आउट कर देती हूँ, क्लियर है। और हमने कुछ मिस्टेक किया है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, और वो मिस्टेक ये है, कुछ मिस्टेक है क्या, नहीं, ओम मीटर ही है था ये, ठीक है। चलिए, तो इतना हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हम पाई की जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पाई की जगह पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी बच्चों, तो ये आएगा 10 इंटू 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 लिख लीजिए, या फिर 3.14 डिवाइडेड बाय 1.6, ठीक है। तो ये L की जो वैल्यू आप फाइनली कैलकुलेट करेंगे, मैं अभी इसको बहुत लंबा वीडियो हम इसको नहीं करते हैं, L की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, ठीक है, वो कितनी आएगी, कितनी आ रही है यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद, L की वैल्यू आ रही है 122.6 मीटर्स, क्लियर है। कुछ मिस्टेक किया है क्या हमने, ठीक है। तो 122.6 मीटर्स हमारे पास ये L की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो यहाँ से हमने L की वैल्यू निकाल ली। अब हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल, तो अगर भाई डायमीटर को आप डबल कर दोगे, तो हमने आपको बताया था डायमीटर डबल मतलब कि रेडियस डबल, रेडियस डबल मतलब कि एरिया डबल। तो अगर यहाँ से आप डबल एरिया कर देते हो तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स जो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, 7th क्वेश्चन को देखेंगे। The values of current flowing in a given resistor of a corresponding value of potential difference V across the resistor are given below. तो plot the graph VI and calculate the resistance of the resistor. अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक किसी पर्टिकुलर वैल्यू के रेजिस्टर के अप्रॉक्स वोल्टेज और करंट की वैल्यू दे दी है, ठीक है। अब इसके बाद आपको उसकी मदद से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो देखो हम इस तरह से VI ग्राफ बना लिए, ठीक है। अब VI ग्राफ क्या होता है बेटा, VI ग्राफ वो ग्राफ होता है जहां पर हम वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। अब वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप देखने का मतलब ये है कि यहां पर आप सारे वोल्टेजेस की वैल्यू पुट करते हो और यहां पर आप सारे करंट की। तो जैसे कि सबसे पहले 1.6, ठीक है, फिर हम सारी वैल्यू लिख लें, 3.4 लिख लीजिए, फिर लिख लीजिए 6.7, फिर लिख लो 10.2 एंड देन 13.2, ठीक है। तो 1.6 वोल्टेज देने पे करंट कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है। फिर उसके बाद 3.4 वोल्टेज देने पे करंट कितना है, ये इस तरह से आपको सारी वैल्यूज को क्या कर देना है बच्चों, मार्क कर देना है। 6.7 देने पे करंट की वैल्यू आ रही है 2, तो हमने इसको मार्क कर लिया। फिर आ रही है 3 जो कि कितने पे आ रही है, 10.2 पर। इसको मैं थोड़ा और साफ तरीके से लिख देती हूँ, ये हो गया 13.2। इस तरह से आपको सारी वैल्यूज को यहाँ पर मेंशन कर देना है। 3, 4, क्लियर है। अब आपको यहाँ से क्या करना है बेटा, ये स्लोप। तो अब ये जो स्लोप है ये आपको किसकी वैल्यू देता है, ये आपको देता है वोल्टेज की वैल्यू। तो इस स्लोप की मदद से हम क्या करेंगे, किसी भी इंस्टेंट का रेशियो निकाल करके हम क्या करेंगे बच्चों, हम जो है इसका आंसर आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ इस क्वेश्चन में बात करूँ तो हमने 2 पॉइंट डिसाइड कर लिए, ठीक है। एक हमने डिसाइड कर लिया P, ठीक है, और एक डिसाइड कर लिया हमने Q, ठीक है। और PQR के बीच में हमने इसकी वैल्यू को पुट किया। तो PR दैट मीन्स दिस डिवाइडेड बाय हमने क्या किया, इस QR को, ठीक है, PR डिवाइडेड बाय
QR। तो इससे हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी बच्चों? इससे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, क्योंकि ये जो स्लोप है इसकी वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो ये स्लोप की वैल्यू आइडेंटिफाई कैसे होगी? अगर मुझे ये वैल्यू और ये वैल्यू पता है, इन दोनों का रेशियो अगर मैं निकालूं तो मुझे स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैसे निकालोगे? तो ये हो जाएगा, अब फॉर्मूला क्या होता है आर का? रेजिस्टेंस इक्वल्स टू होता है V इक्वल्स टू क्या होता है? IR होता है। तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V बाय I हो जाएगा। तो V की वैल्यू क्या है? ये V की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स क्या लिखोगे आप? QR डिवाइडेड बाय PR। तो यहां से PR लिख दो। समझ में आ रही बात? ये क्या है? वोल्टेज है, ये क्या है? करंट है। तो यहां पर आपने वोल्टेज की वैल्यू कितनी मानी थी? QR। तो QR की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? 6.7। और PR कितना है? तो PR की वैल्यू कितनी लिखोगे बेटा यहां से? 2 ओम। तो 2 एम्पियर। तो 6.7 डिवाइडेड बाय 2 हम जब करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? तो ये आएगा 3. ठीक है, इसका हम पॉइंट एक काम करते हैं, हटा लेते हैं, पहले बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि। तो ये 2 को 10 को हटा दिया हमने यहाँ से, तो हो जाएगा 333.1। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो 3.31 ओम जो है ये हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, जो कि 3.4 भी आप इस तरह से, क्योंकि इन्होंने 6.8 लिया है तो इस तरह से आप वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो बस आपको बेटा क्या करना है, एक बार और शॉर्ट में बता दूं। सबसे पहले आपको इस तरह से ग्राफ बनाना है। यहाँ पर आप करंट को रखिए, यहाँ पर आप वोल्टेज को रखिए, यहाँ पर सारी वैल्यूज करंट की और वोल्टेज की लिख दी। अब हमें पता है कि ये जो स्लोप बनता है वो हमें देता है वैल्यू किसकी? रेजिस्टेंस की। तो ये वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूंगी? इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, मान लीजिए ये A है और B है, इस वैल्यू को निकालूंगी और V बाय I की मदद से, दैट मीन्स कि मैं क्या करूंगी? B डिवाइडेड बाय A डिवाइडेड बाय B की मदद से R की वैल्यू मैंने निकाली, तो जो कि 3.31 या फिर 3.4 ओम आएगी। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, there is a current of 2.5 milliampere, ठीक है, in the circuit, find the value of resistance। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन क्या क्या है? तो देखो गिवन है आपको 12 वोल्ट, मतलब कि वोल्टेज आपको दिया हुआ है। इसके अलावा आपको करंट की वैल्यू दी हुई है 2.5 मिली एम्पियर। अब ये तो बहुत ईजी है, रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? V बाय I आप कर दीजिए सिंपल। ठीक है, तो V बाय I करने के लिए V दिया हुआ है 12 वोल्ट, I की वैल्यू है 2.5 मिली एम्पियर। तो सबसे पहले तो ये बात याद रखो कि इस 2.5 मिली एम्पियर को आपको एम्पियर में कन्वर्ट करना है, और इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करें? 10 टू द पावर -3 A कर दीजिए, क्योंकि मिली एम्पियर को अगर एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो 1 डिवाइडेड बाय 1000 करना होता है, या फिर आप मिली की जगह डायरेक्टली 10 टू द पावर -3 भी इस तरह से रख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलो अब हम इसको और सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -3 में इसे ऐसे ही लिखती हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, इजी सा सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर लें तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 आर 10। ठीक है, एंड इसको हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इसमें और इसको सॉल्व करने के लिए एक और तरीका अपनाते हैं कि 12 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर 2, इस तरह से मैं इसको लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा 5 2s 10, ओके, एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 12 10 टू द पावर 2, जो कि कितना होगा? 4800 ओम जो है हमारा आंसर आ रहा है। किसकी वैल्यू है? ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर विच इज 4800 ओम्स, जो कि बिल्कुल सही है। आप इसे 4.8 इंटू 10 टू द पावर -3 ओम भी लिख सकते हैं, अगर आपको रेजिस्टिविटी के फॉर्म में किसी से लिखना है। Battery of 9 volt is connected in series with resistors 0.2, 0.3, 4, 0.5 and 12 volt. How much current would flow through the 12 ohm resistor? अब यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि एक सर्किट है जिसमें 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और ये सारे रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। तो आपको ये बताना है कि 12 ओम के अक्रॉस कौन सा करंट बहेगा, कितना बहेगा। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए बच्चों आपको? सबसे पहले अगर आप फटाफट से डायग्राम बना पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से ये डायग्राम आप यहाँ पर बना दीजिए। ये हो गया 12 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ से हम करेंगे 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड क्या है आखिरी में 12 ओम।
ठीक है। अब अगर मुझे ध्यान से देखोगे, आप समझोगे, तो अगर इस सर्किट में करंट बहेगा तो क्या वो करंट डिवाइड होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि सारी चीजें सीरीज में है। मतलब कि यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो इसमें 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 सब में सेम ही जाएगा, क्योंकि सारी चीजें सेम, सारी चीजें सीरीज में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले तो हम यही करेंगे कि हम यहाँ से करंट की वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे, और वो क्या हो जाएगी? वो होगी I इक्वल्स टू V बाय R। अब यहाँ पे R जो है वो टोटल रेजिस्टेंस है, वो निकालना पड़ेगा आपको, और क्योंकि सारे रेजिस्टर्स सीरीज में है इसलिए टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, दैट इज 0.2 प्लस 5 ये हो जाएगा 0.9 प्लस 0.5 प्लस 12, ठीक है। ये हो जाएगा 9 और 5 14, दैट मीन्स 1.4 प्लस 12 मतलब 13.4 ओम जो है ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आएगा। और I की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 12 वोल्ट नहीं है ये 9 वोल्ट है, तो 9 वोल्ट, तो 9 डिवाइडेड बाय 13.4 हम करेंगे तो 0.67 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। और क्योंकि आखिरी में आपको आंसर लिखना है, करंट थ्रू 12 ओम इज 0.67 एम्पियर, क्योंकि ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि सारी चीजें सीरीज में कनेक्टेड है इसलिए करंट सभी में सेम जाएगा। तो इसलिए सर्किट का जो टोटल करंट होगा वही 12 ओम से फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का डिवीजन नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स आर कनेक्ट रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। अब हमें कितने 176 ओम के रजिस्टर्स कनेक्ट करने पड़ेंगे ताकि हमें क्या मिल सके? 5 एम्पियर का करंट मिल सके। तो देखो क्या है बच्चों कि अगर आपको सबको पैरेलल में कनेक्ट करना है तो हम जो टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे पैरेलल में, ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है, वो कैसे निकालते हैं? 1/R। अब कितने कनेक्ट करना है? तो 1/76 प्लस 1/76, ठीक है। ऐसे करते करते हमें n टाइम्स तक करना पड़ेगा। तो मैं ये जो 1/R है उसकी वैल्यू क्या लिख सकती हूँ? n/176, ठीक है। अब R अगर मुझे निकालना है तो क्या होता है? R इक्वल्स टू हो जाएगा 176/n। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे हमें दो चीज़ें तो कंफर्म पता है कि वोल्टेज जो है ये आपका 220 वोल्ट है। क्लियर है? और करंट जो है ये है 5 एम्पियर। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू होता है V बाय I। तो इस रिलेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं? n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे 176/n इक्वल्स टू V। तो V कितना है? V है 220 वोल्ट और I है 5। क्लियर है? ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/n अगर मुझे निकालना है तो वो कितना हो जाएगा? 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5 इंटू 176, ठीक है। या फिर हम इसे लिख सकते हैं, हम इसे कितना क्या लिख सकते हैं? n इक्वल्स टू 5 इंटू 176 इंटू 220, ठीक है। तो हो जाएगा 5 1s और ये हो जाएगा 5 4s, ठीक है। 2 2s 4, 2 2s 4, 2 8s 16, ठीक है। 2 8s 16, तो हो जाएगा 1 1 4 4 11 1 11 4s 44। तो कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स हम कनेक्ट करें कि हमें 5 एम्पियर का करंट मिले, वो भी अगर हमने सारे रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है तो 4। तो आंसर विल बी 4 रजिस्टर्स। ठीक है, चलो तो यहाँ से इस क्वेश्चन को समझ के आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। Show how would you connect 3 resistor each of resistance 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm। अब चलिए 9 ohm चाहिए आपको और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या चाहिए आपको? 4 ओम चाहिए। अब 9 ओम लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो देखो मैंने एक डेफिनेटली हम क्या करें पैरेलल रेजिस्टर्स में क्या होता है बच्चों? पैरेलल में अगर जब आप रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हो तो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम की वैल्यू आती है, ये हमें बात पता है। अब यहाँ पे अगर मैंने तीनों को पैरेलली कनेक्ट कर दिया
तो मेरा 9 ओम आने नहीं वाला है, क्योंकि 6 से वैल्यू कम ही आएगी पैरेलल में। तो हम एक रजिस्टर को तो क्या करते हैं, 6 ओम का रहने देते हैं, ठीक है, और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कर देते हैं। तो एक रजिस्टर ये और एक रजिस्टर आपने इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो ये 6 और 6, अब हमने इसको पैरेलल में क्यों किया, क्योंकि इन दोनों से कम ही वैल्यू आएगी। अब देख लेते हैं कि कितनी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर देखिए, हमने जब इनका दोनों का सम किया तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1/6 डिवाइड प्लस 1/6 आएगी, 1/r, ठीक है, और ये हो गया 6 ओम। आप इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका सॉरी यहाँ पर इसको ये हो जाएगा 6 डिवाइड 2/6 दैट मीन्स 3, ठीक है, 1/r। तो हम r की जगह पर क्या लिख देंगे, r इक्वल्स टू 3। तो फाइनली आपका जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, 6 + 3 दैट इज 9 ओम। तो पहला कॉम्बिनेशन तो हमें समझ में आ गया कि कितना आना चाहिए, इस तरह से 2 को पैरेलल में और 1 को हम सीरीज में लगा दें, ठीक है। अब दूसरा, जब हमें 4 ओम चाहिए, तो अब जब आपको 4 ओम चाहिए है, तो अगर आपने तीनों रजिस्टर्स को क्या किया बच्चों, तीनों रजिस्टर्स को अगर आपने सीरीज में लगा दिया या पैरेलल में लगा दिया, तो हम 4 ओम तो ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लगाएंगे और उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन फिर तीसरे के साथ में कर देंगे। तो किस तरह से हो जाएगा ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि भैया एक रजिस्टर की वैल्यू 6 ओम है और 4 ओम चाहिए, मतलब कि एक के साथ तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें लगाना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ से हमने देखा तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 6 12, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये कितना होगा, 1/6 प्लस 1/12, और यहाँ पे एलसीएम आपके पास आ जाएगा 12, ठीक है, और ये हो जाएगा 3/12, या फिर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 12/3 आंसर, एंड विच इज 4 ओम्स। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम रजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे और हमारा आंसर 4 ओम आ जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कुछ ये। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए एक लाइन लिख दी गई है कि 2 वायर हैं 220 वोल्ट लाइन के, तो उसमें कैसे हम इनको कनेक्ट करें पैरेलली। अब देखो एक बात याद रखो कि पैरेलल में वोल्टेजेस की वैल्यू हमेशा सेम होती है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 10 वॉट पर, ठीक है, कितने 10 वॉट के मैं बल्ब को कनेक्ट कर सकती हूँ ताकि मेरा जो मैक्सिमम जो करंट है वो 5 एम्पियर आए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर्स इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर। मतलब कि अगर 5 एम्पियर का करंट बह रहा है तो कितने आप बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम देख लें कि हमारी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है। यहाँ पे हमें मैक्सिमम पावर नहीं दी हुई है, हमें क्या दिया हुआ है, पावर ऑफ ईच लोड या फिर ईच बल्ब, एक बल्ब की पावर दी हुई है। लेकिन हमारे पास कितनी पावर है जिसको मैं यूज कर सकती हूँ ये मुझे निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर मुझे नंबर ऑफ बल्ब्स निकालना है तो नंबर ऑफ बल्ब्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, मैक्सिमम पावर डिवाइडेड बाय पावर ऑफ 1 बल्ब, ठीक है। अब ये मैक्सिमम पावर कैसे निकलेगी, तो मैक्सिमम पावर होगी टोटल वोल्टेज इनटू टोटल करंट। तो टोटल वोल्टेज है 220 वोल्ट और टोटल करंट है 5 एम्पियर। तो कितना हो जाएगा ये पावर की वैल्यू 100 कितना वॉट, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मैक्सिमम पावर। अब आपको नंबर ऑफ बल्ब्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ बल्ब कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ बल्ब हो जाएंगे मैक्सिमम पावर मतलब कि 1100 वॉट डिवाइडेड बाय पावर ऑफ 1 बल्ब। तो एक बल्ब की कितनी है 10, तो W से W कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, मतलब कि 110 वॉट के पावर के आप बल्ब लगा सकते हो पैरेलल में अगर आपका 220 वोल्ट लाइन में 5 एम्पियर करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा है। तो समझ में आ रही बात, मतलब कि 5 एम्पियर करंट पर आप कितने बल्ब को यूज कर सकते हो, 110 वॉट के, 110 सॉरी वॉट नहीं आएगा ये, 110 बल्ब को आप यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
ठीक है। हाँ, अब जरूरी क्या है कि ये सारे ही कैसे कनेक्टेड होना चाहिए, पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए। पैरेलल में इसलिए क्योंकि सभी के अक्रॉस सेम वोल्टेज आएगा और करंट की वैल्यू सब में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ आगे। अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन हैज अ 2 रेजिस्टेंस कॉइल A and B each of 24 ohm resistance which may be used separately in series or in parallel. What are the currents in 3 cases? अब यहाँ पे बच्चों 3 केसेस दिए हुए हैं, मैं उनको डायरेक्ट समझा रही हूँ, कैलकुलेशन बच्चों आपको करना पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए कि आपका वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है। ठीक है, अब इसमें 2 रेजिस्टेंस है, A और B, दोनों की ही वैल्यू कितनी है, 24 ओम और 24 ओम आपको दी हुई है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इनमें करंट कैसे जाएगा। कैसे जाएगा मतलब कि यहाँ पे 3 केस है। ठीक है, केस नंबर 1, ठीक है, जब आप सिर्फ एक ही कॉइल का यूज करते हो, व्हेन ओनली वन कॉइल यूज। ठीक है, तो A और B, अब आप A लगाओ या B लगाओ, दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, तो करंट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बच्चों, सेम ही हो जाएगी। तो I इक्वल्स टू V बाय R यहाँ पर कर दीजिएगा। V है 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 24। ठीक है, तो आपको यहाँ से करंट की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है। से केस नंबर 2 है, क्या है केस नंबर 2, कि व्हेन बोथ A एंड B आर इन सीरीज। ठीक है, जब दोनों की दोनों कैसी हो बच्चों, सीरीज में कनेक्टेड हो, तो इस केस के लिए आप क्या करोगे, I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 आपको करना होगा। दैट मीन्स 220 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 24 करना होगा। तीसरा केस, केस नंबर 3 की अगर हम बात करें, जब दोनों की दोनों कैसी हो, A एंड B आर इन पैरेलल, तो अगर ये पैरेलल में है तो पैरेलल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/24 प्लस 1/24 दैट इज 24 डिवाइडेड बाय 2, या फिर आपका कितना आएगा 1/12, या फिर आप इसे 12 लिखेंगे और करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 220 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये तीनों केसेस में करंट की जो वैल्यू है ये आइडेंटिफाई करके देनी थी, जो कि आप दे देंगे इजीली बहुत ही। तो ये देखिए, पहले केस में आपकी जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट आएगी 9.167। दूसरे केस में जब हमने इसे सीरीज में कनेक्ट किया है तो 4.58 हमारी वैल्यू आ रही है, क्योंकि दोनों को ही आपने क्या किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है। यहाँ पर ये वैल्यू गलत लिखी हुई है, ये होना चाहिए आपका 48 ओम। ठीक है, चलिए, तो दोनों को आपने सीरीज में कनेक्ट किया तो दोनों जुड़ जाएंगे। इसके बाद ये 12 वोल्ट के साथ आपका आंसर आएगा 18.33 एम्पियर करंट। क्लियर है बच्चों। चलिए, तो अब यह क्वेश्चन क्या है, compare the power used in 2 ohm resistor in each of the following circuits. A 6 volt battery is in series with 1 ohm and 2 ohm resistor and a 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistors. अब दो आपको केस दिए हुए हैं। ठीक है, अब एक सर्किट कैसा है जिसमें आपने 2 रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी के साथ। ये बैटरी कितनी है, 6 वोल्ट की है, 1 ओम एंड 2 ओम। ठीक है, 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम। ठीक है, अब दूसरा केस है कि 4 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ 12 ओम एंड 2 ओम। ठीक है, तो 12 ओम और 2 ओम के रजिस्टर के साथ एक 4 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। अब इन दोनों ही केसेस में आपको ये बताना है कि 2 ओम के अक्रॉस कितनी पावर जो है ये प्रोड्यूस हो रही है या फिर कंज्यूम्ड हो रही है। ठीक है, अब ये पहले वाले केस में क्योंकि रजिस्टर सीरीज में है इसलिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो कितना रजिस्टर हो गया, 3 ओम का, और बैटरी कितनी की है, 6 वोल्ट की। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से I की वैल्यू निकाल लें, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में कनेक्टेड है इसका मतलब क्या कि इनके अक्रॉस आपको करंट की वैल्यू सेम मिलेगी। तो अगर करंट की वैल्यू मिल गई तो आप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या निकाल सकते हो, पावर निकाल सकते हो। यहाँ पर आप V²/R का फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज क्योंकि डिवाइड हो जाएगा। तो या तो आप इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालो या फिर पूरा करंट निकालो और फिर वोल्टेज निकालो। तो हम इतना लंबा क्यों करेंगे, हम P = I² R का यूज करेंगे और पावर कंजम्पशन निकाल लेंगे सिर्फ करंट निकाल के। कैसे होगा, तो I = होगा 6/3 दैट इज 2 एम्पियर। तो इसमें कितना करंट बहेगा, 2 एम्पियर का। तो पावर
कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर इंटू 2 दैट इज 4 इंटू 2 8 वॉट। कितनी पावर आ रही है, पहले केस में 8 वॉट आ रही है। अब दूसरे केस में हमने दो रेजिस्टर्स लिए, एक 12 ओम और दूसरा 2 ओम। अब इसमें भी हमें यहाँ पर पावर निकालनी है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि ये जो रजिस्टर है ये इस बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है और पैरेलल में जो वोल्टेजेस होते हैं वो सेम होते हैं सभी ब्रांचेस में। यहाँ पर भी 4 वोल्ट होगा, यहाँ पर भी 4 वोल्ट होगा। तो हमें पावर का एक और फॉर्मूला पता है, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। तो हम यहाँ पर उस पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे और V स्क्वायर बाय R करेंगे, तो 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 16 डिवाइडेड बाय 2 कितना है, 8 वॉट। ठीक है, आया समझ में? तो ये हो गया आपका दो पावर जो आपको निकालनी थी कि जब 6 वोल्ट की बैटरी आपने सीरीज में कनेक्टेड की हुई थी, ठीक है, तो 1 ओम और 2 ओम के रजिस्टर में 2 ओम में कितना पावर यूज हो रहा है और जब आपने इसे पैरेलल में कनेक्ट किया तब 2 ओम में कितनी पावर का कंजम्पशन हो रहा है वो हमें निकालना था। ठीक है, तो चलिए अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चों तो ये भी आप ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 वॉट at 220 volt and another 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electrical supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? अब देखिए यहाँ पर क्या किया हुआ है, आपने दो बल्ब को यूज किया है और ये दोनों ही बल्ब जो है वो सप्लाई लाइन में पैरेलली कनेक्टेड है। मतलब कि यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है उसके 220 वोल्ट का जो वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, उसके साथ में ये सभी कैसे हैं, पैरेलल में इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। अब देखो यहाँ पर पावर कितनी है, 60 वॉट, और यहाँ पर पावर कितनी है, यहाँ पर है 100, एक 100 का है और एक 60 वॉट का पावर का है। ठीक है, अब हमें पता है कि पावर इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इक्वल्स टू होता है V इंटू आई। ठीक है, अब यहाँ से V कितना है हमारे पास 220, जो कि दोनों में ही सेम रहेगा, और I हमें नहीं पता है तो हमें I निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पावर हमें पता है कि 60 वॉट की पावर है, एक बल्ब की पावर है 60, तो 60 इक्वल्स टू क्या कर दोगे 220 इंटू आई, दैट मीन्स 60 डिवाइडेड बाय 220, और इसे सॉल्व करके हमारे I की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से जब 100 वॉट की निकालना है तो 100 वॉट के लिए आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, 100 वॉट के आप निकालेंगे 100 डिवाइडेड बाय कितना 220 इक्वल्स टू I। ठीक है, तो इन दोनों ही केसेस में आपको करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। क्लियर है? अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से है। ठीक है, अब देखो पावर ऑफ फर्स्ट लैंप इज 100 वॉट, पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया है, देन उसके बाद हमने करंट की वैल्यू निकाली है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप इनडायरेक्ट वे में भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। Which uses more energy, a 250 watt TV set in 1 hour और 1200 watt toaster in 10 minutes? ये हमें निकालना है। तो देखो एनर्जी कंजम्पशन क्या होता है, P इंटू टी होता है, मतलब कि पावर इंटू टाइम। अब यहाँ पे टीवी सेट की अगर हम बात करें तो टीवी कितना पावर का कंजम्पशन कर रहा है, एनर्जी कंजम्पशन कर रहा है, तो ये हो जाएगा 250 वॉट इन 1 आवर। मतलब इसको हम क्या लिखेंगे 250 वॉट पर आवर। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं किसका, हीटर का, नहीं टोस्टर है, हीटर है, जो भी है कुछ भी मान लीजिए, टोस्टर मतलब जो टोस्ट आपको बढ़िया बढ़िया गरम गरम देता है। चलिए, तो टोस्टर क्या होगा, E इक्वल्स टू P इंटू टी। तो P की जगह क्या लिखेंगे 1200 वॉट, ठीक है, और T की जगह क्या लिख दीजिए बेटा 10 मिनट्स। अब ये तो नाइंसाफ़ी है कि 1 मिनट में हो और 1 आवर में हो, हमें सभी आवर में कन्वर्ट कर लें। तो 1200 वॉट इंटू 10/60 जब आप करोगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 20, मतलब कि अगर हम देखें तो टोस्टर जो है वो कितना एनर्जी का कंजम्पशन कर रहा है 200 वॉट पर आवर, जो कि किससे कम है, टीवी से कम है। ठीक है, इसीलिए एनर्जी कंजम्पशन टीवी का
एज कंपेयर टू टोस्टर ज्यादा है। क्लियर हो गया? चलो, तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ेंगे, और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉस 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन फॉर 2 आवर, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। अब अगर आपको रेट निकालना है कि हीटर कितने रेट पे हीट प्रोड्यूस करेगा, तो हीट डेवलप, द रेट ऑफ हीट डेवलप इज डायरेक्टली इक्वल टू पावर। ठीक है, कि कितना पावर वहां पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, सिंपल, अगर रेट निकालना है तो आई स्क्वायर आर निकालना पड़ेगा। अभी क्यों निकाला, आप देखिए फॉर्मूला क्या होता है हीट का, आई स्क्वायर आर इंटू टी, लेकिन हमें कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसका रेट निकालना, तो टी से टी डिवाइड कर दोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर से आपको वैल्यू पता चल जाएगी कि किस रेट पे हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं देखूँ, द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर इज इक्वल टू पावर, और P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर करेंगे तो हमें वो रेट मिल जाएगा। क्लियर है? अब 18 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें हमें अब कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं बचा है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन करना है कि व्हाई टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। अब देखिए इलेक्ट्रिक लैंप इस तरह से हम इसका सिंबल यूज करते हैं, तो ये फिलामेंट वायर को क्यों यूज किया जाता है, तो फिलामेंट एक ऐसा मटेरियल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3700 डिग्री सेल्सियस होता है। 2700 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतना हाई हो जाता है कि हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करने लगता है बिना मेल्ट हुए। इसी वजह से हम इसका यूज इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए करते हैं, और यह अंदाजा हमें रहता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि कितने करंट पर इस पर ये हीटिंग प्रोड्यूस होगी और ये ग्लो करेगा। नाउ नेक्स्ट इज कि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। Why are the conductors of electrical heating devices such as bread, toaster and electric iron made up of an alloy rather than a metal? अब देखिए मेटल की जगह हम alloy का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी, इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। इस हाई रेजिस्टेंस की वजह से इसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और टोस्टर और ये जितने भी डिवाइसेस होते हैं हीटिंग डिवाइसेस, इसमें हमें हीट ही चाहिए होती है, जिस वजह से हम alloy का यूज करते हैं। द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल heating devices such as bread toaster, electrical irons are made up of alloy rather than a pure metal because the resistivity of alloy is much higher than that of the pure metal, and alloy not undergo oxidation easily even at high temperature। और दूसरा रीजन जो मैं अभी आपसे स्किप कर गई बताना, वो ये है कि बहुत हाई टेम्परेचर पर ये जो अलॉय होते हैं वो बर्न नहीं होते हैं, उनका कोई ऑक्साइडेशन इसलिए नहीं होता। इस वजह से हम मेटल की जगह अलॉय को यूज करते हैं। Why is the series arrangement not used for domestic circuits? अगर हम सीरीज में हमारे सारे अप्लायंसेस को कनेक्ट कर देंगे तो दो तीन चीजें हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये कि सीरीज कनेक्शन को करना डिफिकल्ट होगा, और बात ये है सेकंड कि वोल्टेज जो है वो सारे अप्लायंसेस के पास सेम चला जाएगा। नहीं सॉरी, करंट की जो वैल्यू है वो सारे अप्लायंसेस के पास सेम चली जाती है, और करंट की वैल्यू अगर सबके पास सेम चली गई, मान लीजिए कि आपके बल्ब को सिर्फ 0.5 एम्पियर करंट की जरूरत थी, लेकिन अगर आपने एक जैसा करंट प्रोड्यूस किया, सीरीज में सबको लगा दिया, तो 220 वोल्ट से जितना करंट प्रोड्यूस होता है वो पूरा करंट चला जाएगा और सारा घर ब्लास्ट, मतलब जितने भी अप्लायंसेस हैं वो खराब हो जाएंगे, जल जाएंगे। दूसरी चीज ये कि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि अगर पैरेलली आपने बहुत सारी चीजों को कनेक्ट किया हुआ है और अगर उनमें से कोई एक भी खराब हो गया तो क्या होगा, बाकियों को नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर सीरीज में आपने कनेक्ट किया, मान लीजिए कि आपका कोई एक अप्लायंस खराब हो जाता है, तो जिसके खराब होने से आपके सारे अप्लायंसेस बंद हो जाते हैं। इसीलिए हम सीरीज अरेंजमेंट को ज्यादातर डोमेस्टिक पर्पस में यूज नहीं ही करते हैं। नाउ ये आप चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नाउ वी नो दैट कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड नाउ इफ I increase the resistance, the area, the resistance will decreases, and if I decrease the area, the resistance will increases. Okay, so this is the reason कि क्योंकि resistance cross section area के directly proportional ना होकर के indirectly proportional है, तो इसी वजह से अगर हम resistance को vary करेंगे और अगर हमने area को बढ़ा दिया तो resistance जो है वो कम होता जाएगा।
अब आगे चलेंगे और देखेंगे कि वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम का मतलब जहां से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह में भेजना होता है। तो ट्रांसमिशन सिस्टम में हम इसलिए कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज करते हैं क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। इतने अच्छे कंडक्शन पर ये क्या करते हैं, इजीली बर्न आउट भी नहीं होते और बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इन्हें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा सकते हैं। तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजुअली मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन बिकॉज दे हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, सो दे डू नॉट बिकम टू हॉट ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। अब रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट प्रोड्यूस कम होगी, हीट कम प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, आपका वायर गर्म नहीं होगा तो जल्दी बर्न नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पर खत्म किया हमने ये बहुत सारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ योर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। हो सकता है कहीं पर कुछ डाउट आपको हो क्वेश्चन में या फिर कुछ कैलकुलेशन अगर मुझसे मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसे करेक्ट करूंगी और अगर कोई डाउट है तो उसे क्लियर करूंगी। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।